सुबह का वक्त। राधिका सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म कर देती है। राधिका रात में बिना डिनर किए ही सो गई थी, इसलिए वो सुबह अपना सारा काम खत्म करके जल्दी ही नाश्ता कर लेती है। राधिका अपना सारा काम खत्म करके अपना काम करके वापस अपने रूम में ऑफिस के लिए रेडी होने चली जाती है। कुछ देर बाद शिविन भी हॉल में आ जाता है। वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए रमा जी से पूछता है, रमा जी, क्या राधिका अभी तक उठकर नहीं आई? वो तो कब की उठ चुकी है साहब, और उन्होंने घर का सारा काम खत्म करके और नाश्ता करके वो वापस अपने रूम में चली गई है। अच्छा ठीक है फिर तो, और क्या ईशान ने आप लोगों को बता दिया था कि आज घर में फंक्शन है? जी साहब, उन्होंने हमें बता दिया था। ठीक है, आप सभी अच्छे से काम देख लीजिएगा और तैयारी बिल्कुल एक शादी वाले घर की तरह होनी चाहिए, और जो भी सामान शादी में चाहिए होती है दुल्हन के लिए उसे भी आपको रेडी करना है। शिविन के मुंह से शादी की बात सुनकर रमा थोड़ी हैरान हो जाती है। शादी? लेकिन साहब, शादी तो किसी की नहीं है, हमारे घर में। रमा जी, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि शादी की तैयारी होनी है तो आप कीजिए, बाद में किसकी शादी होगी ये भी आपको पता चल ही जाएगा, और बाकी सभी सर्वेंट्स को भी इन्फॉर्म कर देना अच्छे से ताकि सब रेडी रहे। ठीक है साहब, हम सब तैयारी कर देंगे। शिविन वहां से चला जाता है। राधिका का रूम। राधिका रेडी होकर मिरर में अपने आप को देख रही थी। वो काफी सीरियस लग रही थी। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े शिविन पर पड़ती है, जो उसे ही देख रहा था। तो मिस राधिका, कहाँ जाने की तैयारी है आपकी? ऑफिस। शिविन उसके रूम में एंटर करते हुए बोला, आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज घर में शादी है। राधिका, जिसकी भी शादी है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, किसी मेरे अपने की नहीं है, इसलिए मैं ऑफिस जा सकती हूँ। शिविन नोटिस करता है कि आज राधिका का बात करने का अंदाज कुछ अलग था। हर बार वो शिविन से गुस्से में बात करती थी, लेकिन आज वो बड़े ही शांत से जवाब दे रही थी। लेकिन शिविन इस बात को इग्नोर करता है। राधिका शिविन को इग्नोर करते हुए अपना बैग उठाकर जैसे ही रूम से बाहर जाने लगती है, तभी शिविन उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, और अगर मैं कहूँ कि वो शादी आपकी ही है तो फिर तो आपको ऑफिस जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपनी शादी का नाम सुनते ही राधिका बिल्कुल हैरान थी। वो शिविन की तरफ देखते हुए बोली, मेरा सुबह सुबह मजाक या बहस करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो आपको जो कहना है साफ साफ कहिए। मैं तो साफ साफ ही कह रहा हूँ कि आपको आज ऑफिस नहीं जाना है, क्योंकि घर में शादी है, और अब ये भी बता दिया कि वो शादी आपकी ही है। अब आप इसे नहीं समझ रही है। मेरी शादी? तो आप कह रहे हैं कि आज मेरी शादी होने वाली है, तो फिर इसके बारे में मुझे कैसे नहीं पता कि आज मेरी शादी है? हाँ, क्योंकि ये आपने नहीं, मैंने डिसाइड किया है। आज इस घर में शिविन रघुवंशी की शादी राधिका गुप्ता से होने वाली है। शिविन और अपनी शादी सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे ये कोई बुरा सपना है, इसलिए वो अपने हाथ पर पिंच करती है। ये देख शिविन उससे बोला, ये सपना नहीं बल्कि सच्चाई है। अब आप खुली आंखों से तो सपना देखने से रही। राधिका अपने हाथ को झटकते हुए गुस्से में बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, तो अपने ये ड्रामे बंद कीजिए। मेरी और आपकी शादी कैसे हो सकती है? और फिर मैं आपसे शादी क्यों करूंगी? और आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? शादी तो ऐसे ही होगी जैसे सबकी होती है, और मैं आपसे शादी किसी मकसद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि प्यार तो मुझे आपसे नहीं है। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी आपके कहने पर। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? भूल जाइए कि मेरी और आपकी शादी हो सकती है,
लेकिन मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम शादी करोगी या नहीं। मैंने तो सिर्फ तुमसे बताया है कि आज मेरी और तुम्हारी शादी होने वाली है, तो बस तुम्हें रेडी रहना है, तुम्हारा काम इतना है। आपका दिमाग ठिकाने पर तो है मिस्टर शिविन, जो आप सुबह सुबह ऐसी बातें कर रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया है मैंने जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं? और अगर ये सब आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने मेरी मदद की और इस घर में रखा है, तो मुझे इस घर में नहीं रहना है। कुछ चीजें आपको नहीं पता है जो मुझे पता है। आने वाले टाइम में आपको भी पता चल जाएगा कि मैं आपके साथ यह सब क्यों कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल तो आप ऑफिस नहीं जा सकती और रमा जी आपका लहंगा और बाकी सारी चीज आपको दे देगी, तो शाम तक तैयार रहना अच्छे से। शिविन की बातें सुनकर अब राधिक को गुस्सा आ चुका था। वो चिल्लाते हुए बोली, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपसे शादी कभी नहीं करूंगी, ये बात आप समझ लीजिए और मेरे साथ जबरदस्ती करना बंद कीजिए। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ जो आपकी बातें सुनो, और मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, आज नहीं बल्कि अभी। शिविन अपनी आईब्रो पर उंगली रखते हुए सीरियस होते हुए बोला, तुम्हें बात जल्दी से समझ नहीं आती है, तुम्हें हर बार डेमो दिखाना पड़ता है तभी तुम मानती हो। शादी तो तुम करोगी मुझसे, वो भी खुद। ये आपकी गलतफहमी है मिस्टर शिविन, मैं आपसे शादी कभी नहीं करूंगी चाहे आप कुछ भी कर ले। तभी शिविन अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है और उसमें एक वीडियो प्ले करके राधिका को दिखाता है। ठीक है, एक बार ये देख लो, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या फिर नहीं करनी है। वीडियो देख राधिका हैरान और डर चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती हो तो मैं इन सब के साथ वो करूंगा जो तुमने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए चुपचाप शादी कर लो। राधिका रोते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जिसका बदला आप मुझसे ले रहे हैं? किया बहुत कुछ है तुमने, लेकिन वो बात तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। तो अब तुम शादी के लिए रेडी रहना समझकर, क्योंकि तुम्हारे एक गलत शब्द और कदम पर वो हो सकता है जो तुमने सोचा नहीं होगा। आप इन्हें कुछ मत करिएगा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राधिका मजबूर होकर और रोते हुए रात शिविन को शादी के लिए हाँ कह देती है। शिविन जैसे ही राधिका को शादी के बारे में बताता है कि आज उसकी और राधिका की शादी है, तो राधिका इस बात से इनकार कर देती है। राधिका शुरू में तो शिविन से आराम से बात करती है, लेकिन शिविन के बार बार एक ही बात रिपीट करने पर वो गुस्से में बोली, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, और ये बात तुम जितना जल्दी हो सके उतना समझ लो और दिन में सपने देखना बंद कर दो कि मेरी और तुम्हारी शादी हो सकती है। शिविन अच्छे से जानता था कि राधिका के जवाब ऐसे ही होंगे, इसलिए उसने पहले से ही कुछ तय किया हुआ था जिसे वो जानता था कि उसके बाद राधिका शादी के लिए ना नहीं कर पाएंगी। शिविन अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर राधिका के सामने एक वीडियो को प्ले करता है, जिसे देख राधिका के पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो वीडियो देखते ही राधिका बोली, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? किस लिए कर रहे हो तुम ये सब? आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जिसका बदला तुम मुझसे लेना चाहते हो? और अगर मुझसे ही बदला लेना है तो मेरे परिवार को बीच में लाना बंद करो। शिविन सोफे पर अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखते हुए बोला, अगर मुझे तुमसे बदला लेना है तो ऑब्वियसली तुम्हारे परिवार से भी मुझे फर्क पड़ता है, तो मर्जी तुम्हारी है, या तो तुम चुपचाप वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ, वरना मैं तुम्हारे परिवार के साथ वो करूंगा जो तुमने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा, और ऐसा करने में मुझे थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा, ये तुम अच्छे से जानती हो क्योंकि इस चीज का डेमो मैं तुम्हें पहले ही दिखा चुका हूँ। तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है, अच्छे से सोच लो। तुम्हारा लहंगा और बाकी सारी चीज तुम्हारे रूम में शाम तक पहुंच जाएगी।
और ये कहकर शिविन वहां से चला जाता है। राधिका जो तब से खामोश खड़ी थी, शिविन के जाते ही वो तुरंत फ्रेश पर बैठ जाती है। वो बिल्कुल टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहाना शुरू हो चुके थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आखिर मैं ही क्यों? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या मुझे खुशी से जीने का अधिकार नहीं है? मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से क्यों नहीं जी सकती हूँ? क्यों हर बार मुझे दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीनी पड़ती है? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगी। एक तरफ मुझे इस शिविन से शादी करनी होगी जो एक खूनी है, जो पता नहीं कितने मर्डर करता है, और ये शादी वो प्यार से नहीं बल्कि अपने किसी बदले के लिए कर रहा है जिससे मैं खुद अनजान हूँ। और दूसरी तरफ मेरा परिवार, अगर मैं शादी नहीं की तुम्हें उन्हें खो दूंगी। शाम का वक्त। रघुवंशी मेंशन को अच्छे से सजा दिया गया था। घर में अच्छे से तैयारी चल रही थी। कुछ सर्वेंट के रमा के साथ राधिका के रूम में लहंगा और बाकी सारा सामान लेकर पहुंच जाती है। ये बात सिर्फ रमा ही जानती थी कि आज राधिका की शादी होने वाली है, पर इस बात का किसी को नहीं पता था कि उसकी शादी किससे होने वाली है। राधिका बालकनी में चुपचाप बैठी हुई थी। ये देख रमा सारा सामान राधिका के रूप में रखकर वापस नीचे आ जाती है। राधिका जैसे ही वापस अपने रूम में आती है तो शादी के जोड़े को देखते हुए बोली, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी फैमिली को बचा लूंगी पर मैं ये शादी नहीं करूंगी। राधिका मिरर के सामने बैठकर अपने आप को देख रही थी। तभी शिविन अंदर रूम में आता है। शिविन शादी के लिए रेडी हो चुका था। शिविन आज काफी अलग लग रहा था क्योंकि उसने शादी के लिए इंडियन पारंपरिक कुर्ता पहना हुआ था जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। आज उसका लुक हर रोज से बहुत अलग था। शिविन जैसे ही रूम में आता है तो देखता है कि राधिका अभी तक रेडी नहीं हुई थी। ये देख वो उसे जाकर बोला, तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पास सिर्फ शाम तक का वक्त है। शिविन की आवाज सुनकर राधिका चेयर से खड़ी होकर शिविन को देखते हुए बोली, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। आप मेरे परिवार को छोड़ दीजिए और मुझे मार दीजिए, इससे आपका बदला भी खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें अपने परिवार की कोई भी फिक्र नहीं है और मैं इतनी आसानी से अपने बदले को पूरा नहीं करता। शिविन को अब राधिका के बार बार मरने को लेकर गुस्सा आ रहा था। वो उसके नजदीक जाकर उसकी बाजू को कस के पकड़ता है और गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, मेरे पास तुम्हारी ये बकवास सुनने का टाइम नहीं है। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। जल्दी रेडी होकर बाहर आओ वरना मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। मैं खुद तुम्हें ये लहंगा पहनाऊंगा तो बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप रेडी होकर बाहर आओ। और वो उसे बेड पर गिराकर बाहर चला जाता है। राधिका रोते हुए गुस्से में बोली, आपसे बुरा कोई नहीं है। शिविन बिना राधिका की तरफ देखते हुए बोला, मुझसे बुरा कोई नहीं हो भी नहीं हो सकता। राधिका दोबारा फिर चिल्लाते हुए बोली, मैं यह शादी नहीं करूंगी। शिविन गुस्से में अपने पॉकेट से फोन निकालकर किसी को कॉल लगाकर कुछ कहता है और बाद में एक वीडियो प्ले करके वो राधिका को दिखाता है जिसमें शिविन के लोगों ने राधिका के पिता और बाकी सब पर गन पॉइंट की हुई थी। तुम्हारे पास 3 सेकंड है, हाँ या ना? प्लीज मेरे पापा को कुछ मत कीजिएगा, उन्हें छोड़ दीजिए। राधिका हाथ जोड़कर रोते हुए शिविन से कहती है, मैंने पूछा हाँ या ना, 1-2। राधिका लगातार रोए जा रही थी और तभी उसे गन की आवाज सुनाई देती है जिससे वो बहुत डर जाती है और घबराते हुए बोली, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज मेरे पापा को कुछ मत कीजिएगा। कुछ देर बाद राधिका रेडी होकर रूम से बाहर आती है। राधिका ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था, हाथों में चूड़ियां थी, बालों का जुड़ा बना हुआ था। वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुई थी और बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। जैसे ही शिविन की नजर राधिका पर पड़ती है, उसे देखते ही कुछ देर के लिए वो फ्रीज हो गया।
शिविन राधिका को एकटक देखे जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आता है राधिका के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तभी वो राधिका का हाथ कस के पकड़ के उसे बाहर गार्डन में मंडप में ले जाता है। राधिका और शिविन को देख सब हैरान थे, यहाँ तक कि खुद ईशान भी। सभी नौकर आपस में बातें करने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। ईशान अपने मन में बोला, मैं जानता था शिविन कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, पर तुमने यह बिल्कुल सही कदम उठाया है। शिविन और राधिका दोनों मंडप में जाकर बैठ जाते हैं। शिविन के कहने पर पंडित जी शादी की रस्में शुरू करते हैं। इस शादी में सिर्फ घर के ही लोग थे, बाकी बाहर का कोई नहीं। हाँ, क्योंकि शिविन के बहुत से दुश्मन थे। पंडित जी के कहने पर शिविन राधिका को मंगलसूत्र पहनाता है और पहनाते हुए राधिका से बोला, ये मंगलसूत्र नहीं बल्कि फांसी का फंदा होगा तुम्हारे लिए। उसके बाद शिविन राधिका की मांग में सिंदूर भरता है और थोड़ा सिंदूर राधिका की नाक पर गिर जाता है, लेकिन वे दोनों ही इस बात को नोटिस नहीं करते। शिविन और राधिका की पूरे रस्म रिवाज के साथ शादी हो जाती है। पंडित, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। शिविन और राधिका शादी के पवित्र बंधन में बन चुके थे। हालांकि शिविन ने ये शादी सिर्फ अपने बदले के लिए की थी और राधिका ने मजबूर होकर। शिविन राधिका को मजबूर करके उससे शादी कर लेता है सिर्फ अपने बदले के लिए, और राधिका अपने परिवार की जान बचाने के लिए मजबूर होकर शिविन से शादी कर लेती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर वो उससे शादी नहीं करती है तो वो उसके परिवार की जान भी ले सकता है। इसीलिए वो अपने परिवार को खतरे में न डालकर अपनी जिंदगी शिविन के हाथों में सौंप देती है। लेकिन राधिका अभी भी यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शिविन उससे किस चीज का बदला ले रहा है, जबकि वे दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते तक नहीं थे। फिर ऐसा क्या हुआ जिसे शिविन राधिका से बदला लेना चाहता है? वो राधिका को लेकर मेंशन के अंदर आता है और उसे उसका हाथ झटक कर उसे वहां पर खड़ा कर देता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता था और उसे सभी नौकरों के साथ खड़ा कर देता है। शिविन सीरियस टोन में राधिका को देखते हुए बोला, तो बीवी, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारी मुझसे शादी हो गई है तो अब तुम इस घर की बहू हो, क्योंकि तुम्हारी जगह अब भी इन नौकरों में ही है, तो तुम अभी भी वो सब काम करोगी जो एक नौकर करता है। शिविन की ऐसी बातें सुनकर वहां खड़ा हर एक सर्वेंट शॉक था कि शिविन राधिका से शादी करने के बाद भी राधिका के साथ ऐसा क्यों कर रहा था। आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। शिविन के कहने पर सभी नौकर वहां से चले जाते हैं। तो मैंने तुम्हारा सामान अपने रूम में शिफ्ट करा दिया है, मैं जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी तो कर ली, तो क्या अब तुम्हारे साथ रूम में भी रहना पड़ेगा? और वैसे भी तुम्हारे लिए तो ये शादी कोई मायने ही नहीं रखती है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? शिविन गहरी सांस लेकर सोफे से उठते हुए बोला, मैं पहले ही थक चुका हूँ, तो तुम अपनी यह बेफिजूल की बातें बंद करो, क्योंकि इनका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। मैंने कहा है कि तुम मेरे रूम में रहोगी तो मतलब रहोगी, तो ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा इतना बोलना मुझे बहुत इरिटेट करता है, थोड़ा कम बोला करो, सबके लिए अच्छा रहेगा। और इतना कहकर शिविन वहां से अपने रूम में चला जाता है। राधिका शिविन को जाते हुए देखकर मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या मुसीबत है? क्या मुझे इस घटिया इंसान के साथ रूम भी शेयर करना पड़ेगा? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है और आखिरी चाहता क्या है मुझसे। इससे अच्छा तो मैं अपनी शादी से भागी ही नहीं होती और ना ही मैं इससे मिली होती। शिविन वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। उसके बाद राधिका रूम में आई। उसने रूम में चारों तरफ नजर घुमाई। रूम काफी बड़ा और शानदार था। उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर का थीम अरेंज किया गया था। वहां पर एक्सपेंसिव चीज रखी हुई थी जिनको सलीखे से रखा हुआ था। राधिका मन में बोली, ये कितना बड़ा रूम है, पर इसने ये रूम भी अपनी ही तरह डेकोरेट किया है, खड़ूस।
तभी वॉशरूम का गेट खुलता है। शिविन ने ब्लैक ट्राउजर और उसके ऊपर वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी और गले में टॉवल डाला हुआ था। उसके बाल गिले थे जिनसे हल्का सा पानी टपक रहा था। राधिका शिविन को एक टक देख रही थी। शिविन उसके पास आकर बोला, मेरे रूम की बुराई करना बंद करो बीवी, और फिर वो बालकनी में चला जाता है। राधिका वॉशरूम की तरफ बढ़ती है, तभी शिविन बोला, तुम्हारे कपड़े बेड पर रखे हैं, उठा लो इनको। राधिका पीछे मुड़कर देखती है। शिविन की कमर उसकी तरफ थी और चेहरा बाहर की तरफ। वो उसे कंफ्यूज नजरों से देखती है और कपड़े उठाकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। शिविन एक नज़र उसे देखता है और फिर चांद को देखने लगता है, क्योंकि खाली आसमान में चांद बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था और ठंडी हवा चल रही थी जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ देर बाद वॉशरूम का गेट खुलता है। राधिका बाहर आती है। उसने सिंपल सा सूट सलवार पहना हुआ था, उसके बाल खुले हुए थे, हाथों में चूड़ा और गले में मंगलसूत्र और शिविन के द्वारा भर गई मांग, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शिविन ने उसकी तरफ देखता है। सच में राधिका बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। एक बार तो शिविन उसे देखकर फ्रिज का हो गया था, फिर एक तेज हवा का झोंके आया जिससे उसका ध्यान टूटा और उसने अपनी नजरों को इधर उधर घुमाया। शिविन बेड पर आकर लेट जाता है, तभी राधिका उसको देखती है और बोली, मैं कहाँ लेटूंगी? तभी शिविन उसकी तरफ एक कुशन उठाकर फेंकते हुए बोला, सोफे पर जाकर लेट जाओ क्योंकि मुझे बेड पर ही नींद आती है। राधिका सोफे की तरफ बढ़ जाती है। लेटने के बाद उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। वो मन में बोली, ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है? क्या मेरी लाइफ में कभी खुशी आएगी भी, या मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही होगी? शिविन आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता है। उसे पता था राधिका रो रही है, लेकिन वो चुपचाप लेट जाता है। राधिका की भी रोते रोते आंखें लग जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब सो गई। बालकनी से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी जिससे राधिका को ठंड लगती है, लेकिन वो गहरी नींद में थी। शिविन देखता है कि राधिका को ठंड लग रही है तो वो अलमीरा से ब्लैंकेट निकालकर राधिका को उड़ा देता है। वो उसके चेहरे को देखता है और फिर एक नज़र उसे देखकर बेड पर जाकर लेट जाता है, फिर वो भी सो जाता है। क्या ऐसी शादी जिसकी शुरुआत ही बदले और मजबूरी से हुई हो, क्या वो अधिक समय तक टिक पाएगी या नहीं? राहें अलग, दिल एक। राहें अलग, दिल एक। सुबह का वक्त। राधिका ये अच्छे से जानती थी कि भले ही उसकी शादी अब शिविन से हो चुकी थी, लेकिन अब भी उसे वही काम करने होंगे जो शादी से पहले कर रही थी। यानी कि ऑफिस जाने से पहले घर का सारा काम और ऑफिस से आने के बाद भी घर का सारा काम उसे ही करना है। राधिका की आंखें जैसे ही खुलती है तो उसकी नज़र ब्लैंकेट पर जाती है तो वो सोचती है, इसे मैंने कब ओढ़ा? मुझे तो याद भी नहीं है। हाँ खैर, मैंने ही ओढ़ा होगा, और कहाँ ये शिविन थोड़े ना उठाता। राधिका एक बार शिविन की तरफ देखती है जो अभी भी आराम से सो रहा था। मेरी जिंदगी बर्बाद करके कितनी आराम से सो रहा है। वैसे भी इसकी तो ऐसा करने की आदत है, लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है अपने फायदे के लिए और आराम से चैन की नींद सोता है। राधिका नीचे चली जाती है और धीरे धीरे घर का सारा काम खत्म करने लगती है। सबसे पहले वो सारी साफ सफाई करती है। पूरे घर में सफाई करने के बाद ही वो थक जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती। उसके बाद वो गार्डन में सफाई कर कर पौधों में पानी डालती है और ये सब काम खत्म करने के बाद भी किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। राधिका किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी और धीरे धीरे अब सभी नौकर भी उठ चुके थे। राधिका जल्दी से काम करके वापस रूम में जाकर रेडी होने के लिए चली जाती है।
राधिका रूम में जाकर देखती है कि शिविन अभी भी सोकर नहीं उठा। ये देख वो जल्दी से बाथरूम में जाकर शॉवर लेने लगती है। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और राधिका बाहर आई। उसने पिंक कलर का सूट पहना हुआ था और उसके बाल गिले थे। अपने बालों को साफ करते हुए उसने बालों को पीछे झटका जिससे पानी की कुछ बूंदें शिविन के चेहरे पर गिरी जिससे शिविन की आंख खुली। राधिका ने कानों में झुमके, हल्की सी लिपस्टिक, आंखों में काजल और हाथ में वॉच पहनी हुई थी। उसके बाल गीले थे जिससे उसके कपड़े हल्के गीले हो गए थे। वो बहुत सुंदर लग रही थी। शिविन उसको एकटक देख रहा था। कुछ देर बाद शिविन का ध्यान उससे टूटा। राधिका अपनी मांग को देखने लगी जहां पर कल सिंदूर लगा हुआ था। शिविन बेड से उठकर बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो जाता है। राधिका को एहसास हुआ कि कोई उसके पास है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि शिविन उसके एकदम करीब खड़ा हुआ था। ये देख वो जैसे ही कदम पीछे करती है तो उसका पैर स्लिप हो गया जिससे वो गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी शिविन ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया जिससे वो शिविन के सीने से टकरा गई। वे दोनों कुछ देर के लिए जैसे एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी राधिका खुद को संभालते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? शिविन उसके पास झुकते हुए बोला, मैंने तुम्हें गिरने से बचाया। और वो उसके चेहरे के एकदम करीब आ गया जिससे उसकी गर्म सांसें राधिका को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी शिविन ने टेबल से सिंदूर की डिब्बी में से सिंदूर लिया और राधिका की मांग में भर दिया। ये देख राधिका हैरान होकर बोली है, क्या किया आपने? शिविन उसके पास झुकते हुए बोला, मैंने अपनी बीवी की मांग में सिंदूर भरा है, इसमें गलत ही क्या है? और फिर वो वॉशरूम में चला जाता है राधिका को हैरान छोड़कर। राधिका मिरर में अपने आप को देखते हुए बोली, ये क्या था? ये सच में बहुत अजीब है। वो सिंदूर को अपने बालों से छुपा देती है। मैं आपको अपना पति कभी नहीं मान सकती मिस्टर शिविन रघुवंशी, मैं आपसे नफरत करती हूँ। इस गलती के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं सिर्फ सिनू से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये कहते ही उसकी आंखें लाल हो जाती है और आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। राधिका चुपचाप नीचे आ जाती है। शिविन भी कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे आता है। उसने ब्लैक कलर का सूट कैरी किया हुआ था। उसके बाल एकदम सेट, हाथ में महंगी घड़ी और महंगी शूज जिससे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और नाश्ता करने लग जाता है। राधिका ऑफिस के लिए जाने ही वाली थी तभी शिविन उसे आवाज लगाता है, बीवी। राधिका रुककर मुड़कर देखती है। चुपचाप यहाँ आकर बैठो और नाश्ता करो। मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। शिविन अपनी भारी सीरियस आवाज में बोला, मैंने कहा नाश्ता करो। राधिका फिर मना करती है, लेकिन अब शिविन को गुस्सा आ गया था। वो ऊंची आवाज में बोला, मैंने कहा यहाँ बैठो बीवी, जिससे राधिका थोड़ी घबरा जाती है। वो गहरी सांस लेती है और चुपचाप आकर वहां बैठ जाती है और नाश्ता करने लगती है। वो जबरदस्ती खाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि शिविन उसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद दोनों नाश्ता कर लेते हैं। शिविन जाते हुए बोला, तुम्हें रामू काका ऑफिस में छोड़ देंगे और अकेले आने और जाने की कोशिश भी मत करना, और यहाँ से भागने की तो बिल्कुल भी नहीं। राधिका बोली, मैं खुद जा सकती हूँ। शिविन, मैं अपनी बात को रिपीट नहीं करता, मैंने जो भी कहा तुम वही करोगी। इतना कहकर शिविन ऑफिस के लिए निकल जाता है और राधिका भी रामू के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है।
कुछ देर बाद शिविन की कार उसके ऑफिस के बाहर आकर रुकती है। वो ऑफिस के अंदर चला जाता है और राधिका भी ऑफिस में आ जाती है। वो अपनी टेबल पर आकर बैठ जाती है। ऋषभ उसके पास आते ही बोला, क्या बात है राधिका, तुम उदास लग रही हो और आज तुम पहले से अलग भी लग रही हो। ये सुन राधिका का ध्यान ऋषभ पर जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ उदास हूँ, मैं पहले की तरह ही तो हूँ। ऋषभ, नहीं कुछ तो बात है। राधिका, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कॉफी की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों में राधिका की जिंदगी बिल्कुल तूफान की तरह हो चुकी थी। वो एक के बाद एक दर्द झेलती जा रही थी। हालांकि बचपन से वो ऐसे ही सहती आई है, लेकिन अपनी शादी से भागने के बाद उसने एक उम्मीद की थी कि शायद अब वो अकेली रहेगी तो शायद खुश रह पाएगी। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी और वो बस अपनी जिंदगी में अपने लिए जिएगी, बाकी किसी के लिए नहीं। लेकिन उसकी किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था। जिस दिन राधिका शादी से भागी उसी दिन ही वो शिविन से टकराई और किस्मत उन दोनों को एक ही छत के नीचे ले आई। राधिका ऑफिस में बैठी हुई यही सोच रही थी। पहले मेरी सौतेली माँ मुझे परेशान करती रहती थी और उन्होंने मुझे बेचने की कोशिश भी की और अपनी जिंदगी बचाने के लिए मैं उस शादी से भागी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस शिविन की मदद लेकर मैं अपनी खुद की जिंदगी ही बर्बाद कर रही हूँ। और अब उसने मुझसे जबरदस्ती मुझे मजबूर करके शादी भी कर ली और मैं जानती तक नहीं कि वो ये सब क्यों कर रहा है। आखिर मैंने उसके साथ ऐसा क्या किया है जिससे वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। राधिका अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, बिना ड्यू पिए ही मेरी जिंदगी में तो तूफान ही तूफान चल रहा है। राधिका ने तो ये सोचकर बोला था कि किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी, लेकिन राधिका की ये बात उसके साइड में बैठे ऋषभ को सुन जाती है। ये सुनकर ऋषभ उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया है तुम्हारी लाइफ में जो सब तूफानी चल रहा है? तुम मुझे बता सकती हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो, क्योंकि मुझे भी तुम आज थोड़ी अलग और परेशान सी लग रही हो। राधिका धीरे से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। वो वापस अपने आप को संभालते हुए अपना काम करने में बिजी हो जाती है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सच थे जिनसे राधिका अभी अनजान थी और वो उनसे और टूटने वाली थी। राधिका पूरा दिन बिना ब्रेक लिए काम करती रहती है, क्योंकि शिविन के कहने पर मैनेजर उसे बढ़ चढ़कर काम देता था और उसे शाम तक पूरा भी करना होता था। राधिका को रात के 8 बज चुके थे। वो जल्दी से अपना काम खत्म करती है और घर के लिए निकल जाती है। राधिका जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है तो वहां शिविन का ड्राइवर राधिका का इंतजार कर रहा था। राधिका उसे देखते ही गेट पर रुक जाती है। राधिका को देख ड्राइवर अपना सर झुकाते हुए बोला, आइए मैम, आपको घर छोड़ देता हूँ। राधिका उसे देखते हुए बोली, मैं खुद घर आ जाऊंगी, आप जाइए। मुझे माफ करना मैम, लेकिन सर ने मुझसे कहा था कि मैं खुद आपके घर लेकर जाऊं, और अगर मैं आपको लेकर नहीं गया और उन्हें ये बात पता चल गई तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। राधिका एक गहरी सांस लेती है और बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। ये सब शिविन ऊपर अपने केबिन से खड़े हुए देख रहा था और वो ये बात भी नोटिस करता है कि अब राधिका के बिहेव में चेंज आ चुका था। वो जिस तरह से पहले थोड़ी बहसबाजी करती थी हर बात पर, वो अब नहीं कर रही है। ये देख वो खुद से बोला, चलो अच्छा है, मुझसे शादी करके इसको एक बात तो समझ आ गई कि मेरे सामने ये कितनी भी बहस, कितने ही सवाल क्यों ना कर ले, लेकिन चलने वाली फिर भी मेरी ही है। तो अच्छा है कि अभी चुप रहती है, मुझे भी थोड़ी शांति चाहिए। और ये कहकर शिविन ईशान को कॉल करके गाड़ी निकालने के लिए कहता है और खुद नीचे जाकर घर के लिए निकल जाता है।
कुछ देर बाद राधिका घर पहुंच जाती है। वो कार से उतरकर सबसे पहले अपने रूम में जाती है और अपने बैग को वहां रखकर सीधा किचन में आकर सबके लिए डिनर बनने लगती है। राधिका डिनर बना देती है, तभी शिविन भी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। राधिका बिना किसी सर्वेंट की हेल्प के टेबल पर डिनर लगा देती है और डिनर लगाकर वो जैसे ही वहां से जाने लगती है तो ये देख शिविन उसे रोकते हुए बोला, अरे खाना ऐसे रखकर कहाँ जा रही हो बीवी? तुम्हारा पति यहाँ बैठा हुआ है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे खाना परोसने चाहिए ना, कि सिर्फ ऐसे रखकर यहाँ से जाना चाहिए? राधिका शिविन की बात सुनकर वापस डाइनिंग टेबल के पास आकर शिविन के लिए खाना परोस देती है। उसे खाना परोसकर और दोबारा से रूम में जाने लगती है तो दोबारा फिर शिविन उसे रोकते हुए बोला, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है रूम में जाने की? ये डिनर का टाइम है तो तुम भी डिनर कर लो ना, या उस दिन की तरह भूखे रहने का नाटक करना है? क्योंकि आज बेहोश होगी तो आज मैं तुम्हें पकड़ने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर राधिका सिर्फ बिना पीछे देखे हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, और सिर्फ इतना कहकर वहां से ऊपर रूम में चली जाती है। इसके बाद शिविन हल्की सी स्माइल करता है और चुपचाप डिनर करने लगता है। शिविन के साइड वाली चेयर पर ईशान बैठा हुआ ये सब देख रहा था। शिविन, आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? अब तूने उससे जबरदस्ती शादी कर ली है तो कम से कम अब तो उसे चैन से रहने दे, या बात बात पर उसे परेशान करना जरूरी है? क्या पता वो खुद अपनी लाइफ में इतनी परेशान हो और ऊपर से तुम यह सब करोगे? वो कोई अनजान शख्स तो नहीं है जिसके लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग ही नहीं है। शिविन, हाँ वो अनजान नहीं है और मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग भी नहीं है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, लेकिन वो मेरी एक सबसे बड़ी दुश्मन है और ये तो तुम अच्छे से ही जानते हो कि मैं दुश्मनों के लिए अपने दिल में प्यार नहीं बल्कि नफरत रखता हूँ, तो तुम ये सब बकवास करना बंद करो। ईशान डिनर करते हुए शिविन से बोला, शिविन, आखिर तू राधिका के साथ इस तरह से कब तक करता रहेगा? जो होना था वो हो चुका है और वैसे भी इतने साल बीत गए हैं, तो अब तू उसे दुख देकर क्या ही कर लेगा? वो कोई अनजान नहीं है जिसके लिए तेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है। ईशान की बात सुनकर शिविन गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, हाँ वो कोई अनजान नहीं है बल्कि एक जानी पहचानी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसने मुझसे मेरा प्यार और मेरी माँ दोनों को ही छीन लिया। हाँ वो कभी मेरी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब वो मेरी दुश्मन से ज्यादा कुछ नहीं है। उसने उन दो लोगों की जान ली है जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, तो तुझे क्या लगता है कि मैं उस पर दया करूंगा? तो ये गलतफहमी तुम अपने दिल से निकल ही दो, क्योंकि अब मैं उसे पल पल इतना तड़पाऊंगा कि वो अपनी मौत की दुआ करेंगी, लेकिन मैं उसे खुद से आजाद नहीं होने दूंगा। और देखा जाए तो अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है तो तुझे इतनी दिक्कत अभी से क्यों हो रही है? अभी तो मैंने शुरुआत की है, आगे आगे देखना तुम होता है क्या। और अपने इस दिल को थोड़ा संभाल कर रखो, क्योंकि अगर तुमने मेरे सामने दोबारा उस लड़की की तरफदारी की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिविन ये कहते हुए गुस्से में ईशान की तरफ देखता है और एक शातिर स्माइल करता है। ये देख ईशान गहरी सांस लेते हुए बोला, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं और ना ही हो सकता है। तो ठीक है, मैं आगे से कोई ऐसी बात कहूंगा ही नहीं, लेकिन तुम अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखो। कहाँ जब भी तुम्हारा मन किया तो तुमने उस पर उतार दिया। तुम्हारे पास बहुत से लोग हैं जिन पर तुम अपना गुस्सा उतार सकते हो। तुम्हारे इतने दुश्मन हैं, तुम किसी को किसी भी टाइम जाकर मार सकते हो जैसे पहले से मारते आए हो। तो रिलैक्स रहो मिस्टर शिविन रघुवंशी। अब बस कर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। रात बहुत हो चुकी है तो जाकर सो जाओ। ये कहकर शिविन अपने रूम में चला जाता है और ईशान भी। शिविन जैसे ही रूम में जाता है तो देखता है कि राधिका वहां पहले से ही सोफे पर पड़ी हुई थी और एसी ऑफ थी।
राधिका को इग्नोर करते हुए जैसे ही शिविन एसी ऑन करने के लिए बटन दबाने वाला था तो ये देख राधिका उठते हुए बोली, आज प्लीज एसी मत चलाइए, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे ठंड लग रही है। ये सुनकर शिविन स्माइल करते हुए पीछे देखते हुए बोला, अच्छा तो मतलब मेरे रूम में तुम मुझे ही ये बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ठंड तुम्हें लग रही है, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। और तुम्हारे पास ब्लैंकेट तो है ही, वो ओढ़ लेना, लेकिन मैं एसी बंद करने वाला नहीं हूँ। और इतना कहकर शिविन बेड पर लेट जाता है। और हाँ, अब कोई बहस मत करना क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। और इस रूम से बाहर जाने की तो तुम हिम्मत भी मत करना, समझ गई ना? क्योंकि अगर मुझे गलती से भी पता चला कि तुम रात को इस रूम से बाहर गई तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शिविन ये सब छत की तरफ देखते हुए बोल रहा था और जैसे ही वो अपनी बात को कहता है तो वो अपनी गर्दन उठाकर राधिका को देखता है जो पहले ही आराम से लेट चुकी थी। क्योंकि शिविन सोच रहा था कि शायद राधिका इस बात पर बहस करेगी, लेकिन वो आराम से लेट गई। एसी ऑन करना शिविन की सिर्फ एक तरकीब थी राधिका को परेशान करने की। शिविन सो जाता है और इधर राधिका को एक तरफ नींद आ रही थी लेकिन दूसरी तरफ उसको ठंड भी बहुत लग रही थी। ठंड से बचने के लिए वो तुरंत दूसरा ब्लैंकेट ढूंढकर अपने ऊपर गिरा लेती है। लेकिन उसके बाद भी राधिका को थोड़ी ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को कवर करती है और सो जाती है। और इधर शिविन बिना किसी की परवाह करे आराम से चैन की नींद सोया हुआ था। राधिका की बार बार बीच में आंखें खुल रही थी और अचानक आंसू आ जाते हैं, तो वो अपने आप को संभालती है और अपने आंसुओं को पोंछकर उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। सुबह का वक्त। हर रोज राधिका सुबह 4 बजे उठ जाती थी, लेकिन आज वो 4 बजे नहीं उठ पाती और जब राधिका की आंख खुलती है तो जैसे ही वो टाइम देखती है कि 5 बज चुके हैं तो वो हड़बड़ी में उठती है। लेकिन वो जैसे ही उठती है तो महसूस करती है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर इस वक्त हाई था और महसूस करती है कि उसे बुखार है। इस बुखार को भी अभी आना था, लेकिन तुम्हारा आना या नाना एक ही बराबर है, क्योंकि मुझे काम तो फिर भी ऐसे ही करना होगा। वो थोड़ी हिम्मत करके उठती है और नीचे जाकर काम में लग जाती है। इस वक्त सारे नौकर भी उठ चुके थे। राधिका खुद की तबीयत को ध्यान में रखते हुए और टाइम को देखते हुए राधिका ने रमा जी को बोली, रमा जी क्या आप मेरी थोड़ी आज हेल्प कर देंगे काम में? वो क्या है ना कि आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और ऊपर से आज मैं लेट उठी हूँ। रमा ये सुनते ही बोली, जी ये भी भला कोई पूछने वाली बात है, और अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप प्लीज कुछ काम मत करिएगा, हम यहाँ पर हैं काम करने के लिए। आप आराम से बैठ जाएं और हम सर को भी इस बारे में पता नहीं लगने देंगे। नहीं नहीं रमा जी, आप बस मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, बाकी इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर शिविन को पता चल गया तो मुझे तो डांटेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को कुछ भी सुनना पड़े। अरे आप चिंता ना करें, साहब को कुछ नहीं पता चलेगा। राधिका और रमा दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी उन्हें पीछे से शिविन की आवाज सुनाई देती है। अच्छा तो आप मुझे नहीं पता चलने देंगे? ये सुनते ही और शिविन को देख राधिका और रमा दोनों ही घबरा जाते हैं। शिविन उन दोनों के पास आकर बोला, रमा जी लगता है आपने उस दिन मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी थी, या फिर हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ ना आई हो, लेकिन आप दोबारा पूछ सकती थी। लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी पीठ पीछे वो काम करने की कोशिश करेंगी जिसके लिए मैंने आपको भी और बाकी सभी को भी सख्त मना किया था। नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा आप समझ रहे हैं, राधिका की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने इन्हें काम करने के लिए मना किया। आप अभी जाइए यहाँ से और आगे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ।
तो अभी ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप बार बार गलती करेंगे तो फिर आप जानते ही हैं कि क्या होगा। राधिका रमा की तरफ आंख से जाने का इशारा करती है और रमा वहां से चली जाती है। राधिका बिना शिविन की तरफ देखें उसे सॉरी बोलती है और वहां से चुपचाप किचन में चली जाती है। राधिका बिना शिविन की तरफ देखें उसे सॉरी बोलती है और वहां से चुपचाप किचन में चली जाती है। राधिका ने पहले ही गैस पर गर्म पानी रखा हुआ था जो अब तक काफी गर्म हो चुका था, तो राधिका जैसे ही गैस से गर्म पानी उतारने लगती है तो तभी गर्म पानी छूटकर उसके हाथ पर गिर जाता है। आ आ मेरा हाथ! राधिका अपना हाथ पकड़कर बोलती है। राधिका, ये क्या कर रही है तू? ये सब मेरे साथ ही क्या हो रहा है? तभी शिविन वहां आता है और गुस्से में आकर राधिका का वही हाथ पकड़ लेता है जो अभी जल गया था। वो एक बार भी राधिका के हाथ की तरफ नहीं देखता और कसकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही शिविन राधिका का हाथ पकड़ता है तो राधिका की दर्द से जोर से आवाज निकलती है। मेरा हाथ प्लीज, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। शिविन गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला। दर्द सिर्फ तुम्हें ही नहीं होता, हर इंसान को होता है, और तुम्हें तो ये कुछ भी नहीं हो रहा। जब असली दर्द होगा ना तब तुम दर्द को महसूस कर पाओगी। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। और जैसे आज तुमने रमा जी से हेल्प मांगी वैसा तुम दोबारा नहीं करोगी, क्योंकि जो कुछ भी मैंने तुमसे अकेले करने के लिए कहा है तुम्हें वो करना ही होगा। तो ये तबीयत का बहाना लेकर दोबारा ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं दोबारा नहीं करूंगी, लेकिन आप मेरा हाथ तो छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। राधिका शिविन से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन शिविन की पकड़ काफी स्ट्रांग थी और वो उसमें नाकाम रह जाती है। शिविन झटके से उसका हाथ छोड़ता है और उसकी तरफ स्माइल करके वहां से चला जाता है। शिविन के जाते ही राधिका अपना हाथ पकड़कर नीचे बैठ जाती है। दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते हुए बोली, माँ, आखिर सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? आप मुझे अपने पास ही बुला लीजिए। मेरी क्या गलती है? लेकिन इतना दर्द होने के बाद भी राधिका अपने आप को संभालती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसे और कोई संभालने वाला नहीं है, तो उसे खुद को ही संभालना पड़ेगा। वो दोबारा फिर ऐसे ही दर्द में बिना किसी को कुछ बोले काम पर लग जाती है। सारा काम खत्म करने के बाद राधिका वापस रूम में जाती है। वो जैसे ही रेडी होने लगती है तभी उसका फोन बजने लगता है। ये देख राधिका थोड़ा आश्चर्यचकित होती है, क्योंकि राधिका जब से अपने घर से भागी थी, बल्कि उससे पहले कई दिनों से ही, और अब तक किसी ने उसे कॉल नहीं किया था, लेकिन आज अचानक उसे किसी की कॉल आई। राधिका जैसे ही अपने फोन को उठाकर देखती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड तनु की थी। तनु राधिका की सबसे अच्छी दोस्त और इकलौती दोस्त रही है। एक वही थी राधिका के पास जो उसके हर दर्द को समझती थी और हमेशा साथ देती थी, कभी भी किसी चीज के लिए उसे दोषी नहीं मानती थे। हेलो तनु, कैसी है तू? तभी उधर से तनु घबराते हुए बोली, राधिका, मुझे माफ करना कि मैंने तुझे पहले कॉल नहीं किया। एक्चुअली मुझे अभी पता चला कि तेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन इस वक्त तुम्हें मुझे बचाना होगा। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनते ही राधिका घबरा जाती है। तनु, क्या हुआ तुझे? तो ठीक तो है ना? तू कहाँ है? जल्दी मुझे बता। लेकिन तनु सिर्फ इतना ही कह पाती है। उधर से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद राधिका कई बार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तनु का फोन स्विच ऑफ आता है। ये सब सुनकर राधिका बहुत घबरा जाती है और वो अपनी तबीयत के बारे में बिल्कुल भूल ही जाती है।
राधिका बार बार तनु को कॉल ट्राई करती है लेकिन तनु कॉल नहीं उठा रही थी। तनु प्लीज कॉल उठा, तू ठीक तो है ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही है, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। राधिका और समय को बर्बाद ना करते हुए रूम से जल्दी से नीचे भागते हुए जाती है। इस वक्त शिविन आराम से हाल में रखे सोफे पर बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से भागी आ रही राधिका पर पड़ती है। लेकिन राधिका बिना उसे देखे भागते हुए बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी शिविन उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। शिविन गुस्से में उसे रोकते हुए बोला, आखिर तुम ऐसे भागते हुए, वो भी मुझे बिना कुछ बताएं, कहाँ जा रही हो और तुम्हें परमिशन किसने दी इस घर के बाहर जाने की? राधिका रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज अभी मुझे जाने दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं गई तो मेरी वजह से किसी की मौत हो जाएगी, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दीजिए और जाने दीजिए। मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है तो तुम्हें मैं जाने देने की गलती तो नहीं कर सकता हूँ। और तुम मेरे सामने ऐसे कितनी भी बार रिक्वेस्ट क्यों न कर लो, लेकिन मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही मेरा फैसला बदलेगा, तो चुपचाप अपने रूम में जाओ। आप समझ नहीं रहे, मेरी दोस्त को अभी मेरी जरूरत है। अगर मैं उसके पास नहीं गई तो शायद कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये बात सुनकर शिविन हंसते हुए बोला, तुम खुद की तो हेल्प कर नहीं सकती हो और अपनी दोस्त की हेल्प करने चली हो। वाओ, कितना फनी है ना। शिविन को ऐसे हंसता हुआ देख राधिका अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि तनु की फिक्र उसे बहुत सता रही थी। ऊपर से शिविन जो हंस रहा था उसने उसको और गुस्सा दिला दिया, तो वो गुस्से में अपने हाथ को झटकते हुए बोली, आपको मजाक दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ मुझे मेरी दोस्त की इतनी फिक्र हो रही है। अगर इस वक्त आपका अपना कोई उसकी जगह होता तो क्या तब भी इसी तरह मजाक बनाते? नहीं ना, फिर तो आप खून करने पर भी उतर आते, लेकिन अभी मुझे आप रोक रहे हैं, ऊपर से मजाक बना रहे हैं। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरा उसके पास जाना बहुत जरूरी है और आप मेरे कोई नहीं लगते, तो मुझ पर हक जमाना बंद करिए। ये सुनकर शिविन का गुस्सा और बढ़ जाता है। पति हूँ तुम्हारा, हाँ मैं जरूर खून पर उतर आता, लेकिन इस वक्त मेरा कोई अपना नहीं है जिसे मैं खोने का डर रखूं, क्योंकि मैं पहले ही खो चुका है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ ना कर सको, समझी? तो मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि चुपचाप अपने रूम में जाओ। शिविन राधिका का हाथ पकड़ता है और उसे रूम में खींचकर लेकर जाने लगता है। राधिका बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रही थी, उसका हाथ छुड़ाने के लिए बार बार यही कह रही थी कि उसे जाने दे, उसे अपनी फ्रेंड के पास जाना है। लेकिन शिविन को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, ना ही उसे राधिका की बात से कोई फर्क पड़ रहा था। दूर से खड़ा ईशान यह सब देख रहा था। ये आखिर शिविन को क्या हो गया है? वो राधिका की बात भी सुनने तक तैयार नहीं है, और अगर सच में अभी उसकी फ्रेंड मुसीबत में हो और उसे कुछ हो गया तो फिर क्या करेगा वो? लेकिन उसकी नफरत ने तो उसे अंधा ही कर दिया है। अभी इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं है कि राधिका अपनी किस फ्रेंड की बात कर रही थी। उसका नाम तक नहीं जानता, तो फिर उसके बारे में पता कैसे लगाऊंगा? मुझे शिविन से ही बात करनी होगी ताकि वो राधिका से उसकी दोस्त के बारे में पूछे और हम बात का पता लगा सके। शिविन राधिका का हाथ पकड़कर उसे सामने की तरफ धक्का देते हुए बेड पर गिराते हुए बोला, आज तुम ऑफिस भी नहीं जाओगी, और अगर तुम इस रूम से बाहर निकली या तुमने कुछ और करने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो मैंने अब तक नहीं किया, तो इसलिए मुझे मजबूर मत करना मिस राधिका। राधिका गुस्से में बोली, तुम और कर भी क्या सकते हो किसी को मजबूर करने से अलावा? खुद कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया ना, तभी तो दूसरों को बिना कुछ सोचे समझे दर्द देते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जैसे आज आप मुझे तड़पा रहे हैं,
ना खुद भी वैसे ही तड़पेंगे और तब आपके पास भी आपके इस दर्द को कम करने वाला कोई नहीं होगा। तुम मेरे साथ बहुत बुरा करना चाहते हो ना, तो एक काम करो, मुझे मार दो, फिर आपका भी ये गुस्सा शांत होगा और मैं भी इस रोज रोज की धमकी से आजाद हो जाऊंगी। ठीक है, दे देना मुझे जितना दर्द दे सकती हो या जितनी बद्दुआएं मुझे दे सकती हो। और रही तुम्हारे मरने की बात, तो उसमें तो तुम्हें बहुत ही सिंपल सी सजा मिल जाएगी ना। फिर तुम्हें मैं वे दर्द कैसे दे पाऊंगा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तो इसलिए चुपचाप इस रूम में ही रहना। इतना कहकर वो दरवाजे को लॉक करके नीचे हॉल में आ जाता है और सभी सर्वेंट को आवाज देते हुए बोला, अगर किसी ने भी राधिका को मेरे रूम से बाहर निकाला तो उसे तुरंत इस घर से निकाल दिया जाएगा और दोबारा कहीं और जॉब करने के लायक नहीं बचोगे। और थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में भी सोच लेना। ये मेरी सबसे वार्निंग है। शिविन गुस्से में राधिका को कमरे में बंद कर बाहर चला जाता है। जाने से पहले वह घर के सभी नौकरों को सख्त चेतावनी दे देता है, कोई भी अदिति को इस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश मत करना। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और हाँ, अगर किसी ने ज्यादा होशियारी दिखाई तो उसकी फैमिली को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। शिविन जानता था कि अब कोई भी नौकर उसकी बात नहीं टालेगा। वह इत्मीनान से तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। राधिका बिस्तर पर बैठी, आंखों में आंसू लिए फर्श पर नजरें गड़ाए थी। एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल को घेर रही थी। भगवान, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। कहीं तनु के साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन मैं उसकी मदद कैसे करूं? मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। आंसू पोंछते हुए वह खुद को संभालती है। नहीं राधिका, तुझे कैसे भी करके तनु तक पहुंचना होगा। मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। भले ही शिविन ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया हो, लेकिन मुझे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी ओर शिविन ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले ईशान के बारे में पूछता है, लेकिन उसे यह जानकर झटका लगता है कि ईशान अब तक ऑफिस नहीं आया है। ये ईशान कहाँ है? हर बार तो मुझसे बात करके जाता था और कभी लेट भी नहीं आता था, लेकिन आज बिना बताए ही गायब है। उसने कई बार ईशान को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दोपहर तक भी ईशान ऑफिस नहीं पहुंचा था। शिविन घड़ी की ओर देखता है और बुदबुदाता है, बहुत देर हो चुकी है, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। जैसे ही वह दोबारा ईशान को कॉल करने वाला होता है, तभी ईशान ऑफिस में हड़बड़ाते हुए दाखिल होता है। शिविन तुरंत अपनी कुर्सी से उठता है। कहाँ था तू अब तक, ईशान? और तूने मुझे बताया भी नहीं कि कहाँ जा रहा है। सुबह से तुझे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन तू उठा क्यों नहीं रहा था? और अब यूं हाफ क्यों रहा है? ईशान एक गहरी सांस लेता है और हाथ से इशारा करता है कि उसे पानी चाहिए। शिविन उसे पानी देता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है। जो मैं अभी तुझे बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुन। हो सकता है कि तुझे ये बातें सुनकर झटका लगे, और मैं सुबह से इसी काम में लगा हुआ था। शिविन की आंखों में जिज्ञासा और चिंता एक साथ थी। ईशान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज सुबह मैंने तुझे और राधिका को देखा और सुना कि वह अपनी किसी दोस्त को बचाने की बात कर रही थी। तब मुझे शक हुआ कि कहीं सच में कोई बड़ा खतरा ना हो, इसलिए मैं उसकी दोस्त के बारे में पता लगाने निकल पड़ा। शिविन हैरानी से उसकी ओर देखता है। ईशान ने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली और शिविन के सामने रख दी। इस फोटो को ध्यान से देख, शिविन। क्या तुझे भी वही याद आ रहा है
जो मुझे? शिविन ने जैसे ही फोटो देखी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ये तो। ईशान गंभीर स्वर में बोला, ध्यान से देख। राधिका और हमारे बचपन की दोस्त शिवांगी, दोनों की ड्रेस एक जैसी है। और तुझे याद होगा कि राधिका ने यही ड्रेस उस दिन पहनी थी, जिस दिन आंटी और शिवांगी की मौत हुई थी। शिविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ राधिका को पीछे से देखा था और मैंने उसकी ड्रेस पहचानी थी। तो क्या मतलब है इसका? ईशान का चेहरा गंभीर हो गया। इसका मतलब ये हो सकता है कि जिसे तूने राधिका समझा, वो शिवांगी थी, और जिसे तूने शिवांगी समझा, वो राधिका थी। शिविन ने अविश्वास से ईशान की ओर देखा। लेकिन अगर वो शिवांगी थी और राधिका नहीं, तो फिर राधिका जिंदा कैसे हो सकती है? क्योंकि हमने तो खुद देखा था कि। ईशान ने सिर हिलाया। यही बात मुझे भी परेशान कर रही है। अगर वो राधिका नहीं थी, तो फिर राधिका जिंदा कैसे है? शिविन की पकड़ फोटो पर कस गई। हमें फिर से 20 साल पीछे जाना होगा और हर चीज को एक बार फिर से देखना होगा। 20 साल पुरानी सच्चाई। वे दोनों कुछ घंटे तक पुरानी फाइलें टटोलते रहे। आखिरकार ईशान को एक फाइल मिली। उसने उसे खोलते ही कहा, शिविन, हमें आखिरकार वो फाइल मिल गई। अब हम सच का सामना करने के लिए तैयार हैं। वे दोनों सोफे पर बैठ गए। ईशान ने फाइल टेबल पर रखी और बोलना शुरू किया। तुझे याद है जब हम उस दिन टाउन हॉल में गए थे? वहां एक बड़ी नदी थी, और जब हम खेलते हुए सबसे ऊपरी छत पर पहुंचे थे, तब हमने देखा था कि राधिका ने शिवांगी और आंटी को धक्का दिया था। शिविन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, और हमें डर के मारे नीचे भागना पड़ा था। और फिर उसके बाद हमें राधिका कभी मिली ही नहीं। वो अचानक गायब हो गई थी। हमें लगा कि उसने खुद नदी में छलांग लगा ली होगी। लेकिन तब से लेकर आज तक हमने शिवांगी की डेड बॉडी नहीं देखी। शिविन अब गहरी सोच में पड़ चुका था। तो क्या हो सकता है कि जिस लड़की को हमने मरा हुआ समझा था, वो असल में राधिका नहीं, बल्कि शिवांगी थी? ईशान ने धीरे से सिर हिलाया। यही पता लगाने के लिए हमें दोबारा सब कुछ खंगालना होगा। अगर हमें इस राज से पर्दा उठाना है, तो हमें 20 साल पहले के हर पल को फिर से जीना होगा। शिविन ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है हमें इस सवाल का जवाब पुरानी एल्बम्स में मिल सकता है। मैं अभी घर जाकर देखता हूँ, और तुम तब तक कंपनी संभालो। ईशान सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है शिविन, तुम जल्दी से घर जाकर पता करो। अगर कुछ भी नया पता चले तो तुरंत मुझे कॉल करना। यहाँ की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। शिविन जल्दबाजी में ऑफिस से निकल गया, और उधर राधिका चुपके से घर से भागने की तैयारी कर रही थी। घर पर राधिका अपने कमरे की बालकनी में गई और नीचे झांक कर देखा कि कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं है। थैंक गॉड, नीचे कोई नहीं है। अब जल्दी से दुपट्टों की रस्सी बना लेती हूँ, इससे पहले कि कोई देख ले। वह अलमारी खोलकर अपने सारे दुपट्टे निकालती है और उन्हें आपस में बांधकर एक लंबी रस्सी बना लेती है। फिर उसे बालकनी की ग्रिल से कसकर बांध देती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ऑफिस से निकल चुका शिविन भी अब घर पहुंचने ही वाला था। हे भगवान, प्लीज मुझे बचा लीजिए, कहीं मैं भागने के चक्कर में और न फंस जाऊं। राधिका ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे रस्सी पकड़कर नीचे उतरने लगी। उधर
शिविन घर पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था, उसके फोन पर किसी की कॉल आ गई। वह कॉल रिसीव करने के लिए गार्डन में चला गया। राधिका अभी पूरी तरह नीचे नहीं उतरी थी। वह खुद से ही खुश होकर बुदबुदाई, थैंक गॉड, बस अब मैं उतरने ही वाली हूँ। लेकिन इसी खुशी में उसकी पकड़ ढीली हो गई और वह अचानक गिरने लगी। आह! डर के मारे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, यह सोचकर कि अब वह जमीन से टकराएगी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, वह किसी की बाहों में थी। राधिका चौंक गई। वह सीधे शिविन की बाहों में थी। शिविन का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, उसकी आंखें एक शिकारी जैसी लग रही थी। राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तो सांस लेना तक भूल गई थी। शिविन ने उसे धीरे से जमीन पर उतारा और बेहद सख्त लहजे में कहा, तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, वो भी मेरे मना करने के बावजूद? पहले से ही उलझे हुए शिविन का गुस्सा अब चरम पर था। मैंने तुम्हें आराम से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। अब मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। राधिका घबराते हुए बोली, प्लीज, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रही थी। मेरी दोस्त मुसीबत में है और मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन शिविन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने गुस्से में उसका हाथ कसकर पकड़ा और आंखों में आग भरकर कहा, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, और झूठ बोलने वालों से भी। पहले तो कभी किसी दोस्त या फैमिली की बात नहीं की, और अब अचानक से ये बहाने। बंद करो ये नाटक। अंधेरी काल कोठरी। शिविन राधिका को पकड़कर अंदर लाता है और दरवाजा बंद कर देता है। कमरा ठंडा और अंधेरा था। राधिका डर के मारे वहीं फर्श पर बैठ जाती है। कुछ पल बाद दरवाजा खुलता है। शिविन अंदर आता है। उसका चेहरा सख्त है, आवाज बिल्कुल कंट्रोल में। शिविन, मैंने तुम्हें मना किया था। राधिका सिर झुकाए रहती है। राधिका, डरते हुए, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मेरी दोस्त सच में मुसीबत में है। शिविन, बीच में काटते हुए, मैंने कहा था बस। वो उसके सामने खड़ा होता है। शिविन, तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरी बात तोड़ने का मतलब क्या होता है। और आज मैं तुम्हें समझाने के मूड में नहीं हूँ। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधिका, प्लीज, मुझे जाने दीजिए। शिविन पलटकर दरवाजे की तरफ जाता है। शिविन, जब तक मैं खुद आकर ये दरवाजा नहीं खोलता, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगी। राधिका चौंक जाती है। राधिका, ये क्या तरीका है? शिविन रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है। शिविन, ठंडे लहजे में, ये तरीका नहीं है, ये सजा है। वो दरवाजा खोलकर बाहर जाता है। शिविन, खाना, फोन, किसी से बात, कुछ नहीं। तुम यहीं रहोगी। दरवाजा जोर से बंद होता है। ताला लगने की आवाज आती है। राधिका दीवार से टिककर नीचे बैठ जाती है। राधिका, खुद से, उसने मुझे मारा नहीं, पर फिर भी मुझे पहले से ज्यादा डर लग रहा है। शिविन राधिका को एक काल कोठरी में बंद कर देता है, बिना उसकी कोई बात सुने, और उसे बहुत दर्द देता है। राधिका रोते और चिल्लाते हुए बार बार उससे यही कह रही थी कि वह उसे जाने दे, क्योंकि उसे अपने दोस्त और माता पिता के पास जाना बहुत जरूरी है। लेकिन शिविन को उसकी चीख पुकार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राधिका को बंद करके वह वहां से चला जाता है, जबकि राधिका अंदर दर्द से तड़पती रहती है। दूसरी ओर शिविन तेजी से अपने कमरे में जाता है और कुछ देर ढूंढने के बाद एल्बम देखने लगता है।
लेकिन कई एल्बम पलटने के बावजूद उसे कुछ ऐसा नहीं मिलता जिससे वह 20 साल पहले की किसी कड़ी को जोड़ सके। बस एक और पुरानी एल्बम बची है। अगर कुछ पता चलना होगा तो इसमें मिलेगा, वरना यह भी बेकार होगी, उसने खुद से कहा। शिविन ने आखिरी एल्बम के कुछ ही पन्ने पलटे थे कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर ईशान का नाम देखा और कॉल उठाते ही कहा, हाँ ईशान, बोलो, क्या बात है? जो भी कर रहा है सब छोड़कर तुरंत ऑफिस आ जा। ईशान की आवाज गंभीर थी। लेकिन क्यों? तू जानता है कि मैं घर किस काम से आया था, फिर इतनी जल्दी ऑफिस क्यों बुला रहा है? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तेरा ऑफिस आना जरूरी है। और जब मैं कह रहा हूँ कि जरूरी है, तो मतलब वाकई जरूरी है। विराट माहेश्वरी यहाँ अपने आदमियों के साथ तेरे ऑफिस में बैठा है। विराट का नाम सुनते ही शिविन के चेहरे पर गुस्सा छा गया। वह मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है? यही जानने के लिए तुझे जल्दी आना होगा, ईशान ने संक्षिप्त जवाब दिया। शिविन ने सारी एल्बम्स वहीं बेड पर छोड़ दी और बिना देर किए ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ऑफिस में सामना। जैसे ही शिविन ऑफिस पहुंचा, वह सीधे अपने केबिन में गया। वहां सामने सोफे पर 30 साल का एक युवक टांग पर टांग रखकर आराम से बैठा था। उसका लुक आकर्षक था, लेकिन वह शिविन जितना प्रभावशाली नहीं था। विराट ने शिविन को देखते ही खड़े होकर उसकी ओर कदम बढ़ाए और हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे, आ गए मिस्टर शिविन रघुवंशी। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन अच्छा हुआ कि अब मिल ही लिए। शिविन ने उसकी ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बकवास बंद कर और यह बता कि बिना मेरी इजाजत के मेरे ऑफिस में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? विराट मुस्कुराया और बोला, कमाल करते हो तुम। खुद किसी और की जमीन हड़प कर बैठे हो, और जब वही इंसान अपने हक के लिए तुम्हारे ऑफिस आया तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। फिर उसने गंभीर होते हुए कहा, खैर, मुद्दे पर आते हैं। मेरी जमीन के कागजात तैयार करो और उसे सही तरीके से मुझे लौटा दो। शिविन ठहाका मारकर हंसा और उसकी आंखों में गहरी चुनौती चमकी। ओह, तो तुम अपनी जमीन वापस लेने आए हो? लेकिन शायद तुम भूल गए कि शिविन रघुवंशी की एक बार जो चीज हो जाती है, वह हमेशा उसी की रहती है। तुम्हें वापस देने का तो सवाल ही नहीं उठता। विराट ने गहरी सांस ली और चश्मा पहनते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। लेकिन याद रखना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कहकर वह अपने आदमियों के साथ ऑफिस से बाहर निकल गया। ईशान चिंतित होकर बोला, वह इतनी आसानी से चला गया? यकीनन उसका कोई प्लान होगा। उसे भूल और अपने काम पर ध्यान दे, शिविन ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे नहीं लगता कि उन एल्बम्स में कुछ मिलेगा, इसलिए इस जानकारी को अपने तरीके से निकाल। ठीक है, मैं पता लगाऊंगा, ईशान ने सिर हिलाया। खतरा बढ़ रहा था। 2 घंटे बीत चुके थे। ईशान अपने काम में लगा हुआ था जब अचानक उसका फोन बजा। यह उसके बॉडीगार्ड की कॉल थी। ईशान फोन उठाते ही हड़बड़ा कर शिविन के पास आया। शिविन, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। विराट ने हमारे आदमियों पर उसी प्रॉपर्टी में हमला कर दिया जिसकी बात कर रहा था। मैंने बाकी लोगों को कॉल कर दिया है, वे पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, जल्दी चलो, शिविन ने कहा और दोनों अपनी गन्स उठाकर वहां से निकल पड़े। काल कोठरी में राधिका। इधर राधिका दर्द से तड़प रही थी, लेकिन इस वक्त उसे अपने दर्द से ज्यादा वहां से बाहर निकलने की चिंता थी। उसने बार बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।
तभी उसकी नजर अपने फोन पर पड़ी, जो कुछ दूरी पर जमीन पर गिरा हुआ था। दूसरी ओर, जैसे ही शिविन और ईशान अपनी टीम के साथ प्रॉपर्टी पर पहुंचे, उन्हें समझ आ गया कि विराट ऑफिस में जानबूझकर ध्यान भटकाने आया था। चारों ओर खतरनाक माहौल था, लेकिन शिविन के गुस्से के आगे कोई टिक नहीं सकता था। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इसी बीच ईशान का फोन बार बार बज रहा था, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर रहा था। कुछ देर बाद जब फोन फिर बजा, तो गुस्से में उसने फोन निकाला। लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर राधिका का नाम देखा, वह थोड़ा शांत और कंफ्यूज हो गया। राधिका ने पहली बार उसे कॉल किया था। हेलो, राधिका? बोलो, क्या बात है? दूसरी ओर से कांपती हुई आवाज आई। ईशान, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे अभी अपने फ्रेंड और पेरेंट्स के पास जाना बहुत जरूरी है। वे मुसीबत में फंस चुके हैं और शिविन ने मुझे इस काल कोठरी में बंद कर दिया है। राधिका की आवाज में गहरी बेपसी थी। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कीजिए। ईशान को सुनकर झटका लगा। शिविन ने तुम्हें बंद किया है? वह कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, चिंता मत करो, राधिका। मैं अपने बॉडीगार्ड को भेज रहा हूँ, वह तुम्हें बाहर निकाल देगा। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे शिविन नाराज हो। इसके बाद ईशान ने बिना शिविन को बताए अपने एक बॉडीगार्ड को कॉल कर दिया और उसे राधिका को निकालने का आदेश दे दिया। राधिका डर और लाचारी से घिरी हुई थी। उसने किसी तरह ईशान को कॉल किया और मदद मांगी। ईशान बिना देर किए मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस बात की भनक तक शिविन को नहीं थी। ईशान के कहने पर उसका एक बॉडीगार्ड तुरंत राधिका के पास भेजा गया। काल कोठरी का ताला खोलने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगा, लेकिन आखिरकार दरवाजा खुल गया। बॉडीगार्ड ने राधिका की रस्सियां खोली और राधिका बिना कुछ सोचे समझे डरी सहमी हालत में ही वहां से भाग निकली। उधर शिविन और उसके लोग विराट के आदमियों से भिड़ चुके थे। एक एक करके उन्होंने सबको खत्म कर दिया। शिविन और बाकी लोग तो सुरक्षित थे, लेकिन उनके कपड़े खून से भीग चुके थे। शाम हो चुकी थी और इस हालत में ऑफिस जाना नामुमकिन था। शिविन और ईशान सीधे घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचते ही ईशान का फोन बजा। वो कॉल अटेंड करने के लिए साइड के गार्डन में चला गया, जबकि शिविन सीधे घर के अंदर गया। जैसे ही शिविन काल कोठरी में पहुंचा, वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। राधिका वहां नहीं थी। रस्सियां जमीन पर बिखरी पड़ी थी। शिविन गुस्से से आग बबूला हो गया और जोर से चिल्लाया, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। कुछ ही सेकंड में 3 सिक्योरिटी गार्ड उसके सामने खड़े हो गए। यहां से राधिका को किसने निकाला? वो कहाँ गई? शिविन ने गुस्से से पूछा। एक गार्ड ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, सर, ईशान सर ने हमें ऑर्डर दिया था उन्हें छुड़ाने का। यह सुनकर शिविन हैरान रह गया। ईशान ने? लेकिन उसे ये बात बताई किसने? और तुम लोगों को ऑर्डर मैंने दिए थे या उसने? इतने में ईशान भी वहां आ गया। तुम तीनों जाओ, ईशान ने गार्ड्स से कहा। फिर उसने शिविन की ओर देखा, और तू मुझ पर क्यों भड़क रहा है? उन्होंने सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो किए हैं। मैं तुझे सब बताता हूँ। चल तेरे रूम में बात करते हैं। बात सीरियस है। दोनों कमरे की तरफ बढ़े। शिविन ने गुस्से में पूछा, अब बता भी, तूने बिना मेरी इजाजत के ऐसा क्यों किया? ईशान ने गहरी सांस ली। जब हम विराट के आदमियों से लड़ रहे थे, तभी मुझे राधिका की कॉल आई। वो रो रही थी
और उसने कहा कि तुमने उसे बंद किया है। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसे अपने परिवार और दोस्त के पास जाना था। मैं मना नहीं कर पाया, इसलिए बॉडीगार्ड को भेजा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे पता चल गया है कि 20 साल पहले असल में क्या हुआ था। शिविन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। जिस आदमी को मैंने सच्चाई पता करने भेजा था, उसकी कॉल आई थी कुछ देर पहले। उसने मुझे सब बता दिया। शिविन, हम 20 साल से एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। तू राधिका को उस हादसे का जिम्मेदार मानता रहा, जबकि सच्चाई ये है कि वो खुद उस हादसे का शिकार थी। आंटी के साथ जो लड़की नीचे गिरी थी, वो ईशिका नहीं, राधिका थी। शिविन स्तब्ध रह गया। उस दिन राधिका और ईशिका ने एक दूसरे की ड्रेस एक्सचेंज की थी, और जब हमने नीचे देखा तो हमें लगा राधिका ने धक्का दिया होगा। और जब हमने नीचे देखा तो हमें लगा कि राधिका ने आंटी को धक्का दिया होगा, क्योंकि ड्रेस वही थी जो ईशिका पहनती थी। लेकिन असल में जो नीचे गिरी थी वो राधिका थी, और जिसने उन्हें गिराया वो थी ईशिका। हम उनके चेहरे नहीं देख पाए थे, इसलिए सिर्फ कपड़ों के आधार पर हमने मान लिया कि कौन नीचे गिरा और कौन गुनहगार था। लेकिन हमने गलत समझा। हमें आंटी की बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन राधिका की नहीं। और उसके बाद ईशिका गायब हो गई। वहीं से वो गलतफहमी पैदा हुई जिसने हमें एक दूसरे से भी दूर कर दिया, और राधिका को उसके अपनेपन से भी। शिविन अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके अंदर गिल्ट और पछतावे की लहरें दौड़ने लगी। उसके सामने वही सारे लम्हे घूम गए, राधिका का दर्द, उसकी चीखें, उसका डर, और वो सब जो उसने उसके साथ किया था। तभी ईशान ने गंभीर आवाज में कहा, और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो और भी जरूरी है। ध्यान से सुन। शिविन ने उसकी तरफ देखा। राधिका के परिवार का एक्सीडेंट हो गया है। बाकी कोई नहीं बचा, सिर्फ उसके पापा, जो अभी हॉस्पिटल में हैं। हालत बहुत क्रिटिकल है। और शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड तनु, वो भी अब नहीं रही। क्या? शिविन की आवाज कांप गई। ईशान ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई बहनों ने कभी उसे अपना नहीं माना। हमेशा उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया। लेकिन उसके पापा को इसका पता नहीं था। और शादी के वक्त भी कुछ बहुत गलत हुआ था। शायद यही वजह थी कि वो शादी से भागी, मजबूरी में। मुझे पक्के कारण नहीं मिले हैं, बस इतना ही पता चला है। शायद उसकी सौतेली माँ और राधिका ही असली वजह जानती है। शिविन अब पूरी तरह हिल चुका था। उसकी आंखों में पहली बार डर और चिंता एक साथ साफ झलक रही थी। वो किस हॉस्पिटल में है? जल्दी बता, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। सिटी हॉस्पिटल, ईशान ने जवाब दिया। शिविन ने बिना देर किए कार की चाबी उठाई। हम एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकते। चल। ईशान भी तुरंत उसके साथ निकल पड़ा। दोनों की गाड़ी रात की सड़क पर रफ्तार से दौड़ने लगी, और दिल राधिका की ओर भागने लगा। शिविन की आंखों के सामने अब सिर्फ एक ही चेहरा था, राधिका का। और दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया? ईशान शिविन को 20 साल पहले की असल सच्चाई बता देता है कि वो 20 साल से एक गलतफहमी के साथ जी रहा था और ऐसे इंसान से नफरत करता आ रहा था जिसका कोई कसूर भी नहीं था। यह सब जानने के बाद शिविन को खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, हैरानी भी हो रही थी, उसे पछतावा भी हो रहा था और दर्द भी हो रहा था। ये सारे इमोशंस उसके अंदर एक साथ दौड़ पड़े,
जहां इतने सालों से उसके अंदर किसी के लिए कुछ खास एहसास नहीं थे, वहां आज एक इंसान के लिए उसके सारे जज्बात बाहर आ चुके थे। शिविन को राधिका की फिक्र बहुत सता रही थी। वो एक बहुत केयरिंग इंसान है। हालांकि ईशान के अलावा उसके पास कोई ऐसा नहीं है जिसकी वह दिल से केयर करता हो। लेकिन अब उसी दिन की शुरुआत में राधिका भी उसकी जिंदगी में आ चुकी थी, जिसकी उसे सच्ची चिंता होने लगी थी। ईशान और शिविन बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि शिविन खुद को ही संभाल नहीं पा रहा था। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी, राधिका। सिटी हॉस्पिटल। राधिका की फैमिली का एक कार एक्सीडेंट हो गया था और उस वक्त उन्हें बचाने वाला वहां कोई नहीं था। इसलिए राधिका की सौतेली माँ बार बार उसे कॉल कर रही थी। जब राधिका ने कॉल उठाया, उसे एक्सीडेंट के बारे में पता चला, लेकिन शिविन ने उसे वहां जाने ही नहीं दिया। अस्पताल में काफी देर से पहुंचने के बाद सिर्फ सुरेंद्र जी ही बचे थे, और वो भी बहुत ही क्रिटिकल हालत में थे। उनके बचने के चांस बहुत कम थे। राधिका जैसे तैसे उनके कमरे में जाती है। उन्हें देखते ही उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे से उनके बेड के पास जाकर बैठती है। तभी सुरेंद्र जी आंखें खोलते हैं और राधिका को देखते ही उनकी आंखों में भी पानी आ जाता है। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। मैं इस बात से अनजान था कि तुम अपने ही घर में पराई जैसी जिंदगी जी रही थी। मैंने तुझे गलत समझा। तेरी माँ की बातों में आकर तेरी शादी एक ऐसे इंसान से कराने की कोशिश की जो तुझे बेचना चाहता था। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। अनजाने में मैंने तुझे बहुत दर्द दिया है। बेटा, तू अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। भगवान करे तुझे कभी कोई दर्द ना मिले और तुझे एक ऐसा इंसान मिले जो सच्चे दिल से तुझसे प्यार करे, तेरी फिक्र करे। और मेरे लिए कभी मत रोना। मुझे सुकून मिलेगा कि मैं तुझसे माफी मांग पाया, दिल की बात कह पाया। बाबा प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। माफी मांगने की आपको जरूरत नहीं। मैं आपके बिना कभी खुश रह ही नहीं सकती। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप बस ठीक हो जाइए। बेटा, अब खुद की फिक्र कर। अगर शिकायत करनी है तो अपने दर्द से कर। खुद को इतना मत सता जब तूने कुछ गलत किया ही नहीं। राधिका रोते हुए, बाबा, आपको कुछ नहीं होगा और इससे पहले जो भी कुछ हुआ सब कुछ भूल जाइए। आपका कोई कसूर नहीं है और ना ही मुझे आपसे कोई शिकायत है। जो होना था वो चुका है, तो बस अब जल्दी से ठीक हो जाए, फिर सब सही हो जाएगा। अब आप आराम कीजिए प्लीज। तब तक मैं तनु को भी देख कर आती हूँ। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आप तब तक आराम कीजिए। राधिका आंसू पोंछकर सुरेंद्र जी की तरफ हल्की मुस्कान देकर हॉस्पिटल से तनु के पास निकल जाती है। तनु का घर। कुछ देर बाद राधिका वहां पहुंचती है तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था। उसे घबराहट होने लगी। वो जल्दी से अंदर जाती है और देखती है तनु जमीन पर पड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। यह देखते ही राधिका की जान निकल जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तनु, तनु उठ, तुझे क्या हुआ? उसका सिर अपनी गोद में रखकर रोते हुए वो उसे लगातार आवाज देती है। तभी तनु के पापा पीछे से आकर रोते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। बेटा, तनु हमें छोड़कर जा चुकी है। हम बहुत देर से उसे उठा रहे थे लेकिन नहीं उठी। तू उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, शायद तेरे कहने पर उठेगी। पर अब बहुत देर हो चुकी है। सब लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं।
वे तनु के माता पिता को संभालते हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। सिटी हॉस्पिटल। ईशान और शिविन दोनों अस्पताल पहुंचते हैं और रिसेप्शन से सुरेंद्र जी का रूम नंबर पूछकर सीधे वहां पहुंचते हैं। शिविन को देखकर सुरेंद्र जी हैरान हो जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कहें, शिविन उनके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, आप कुछ मत बोलिए। मुझे पता है आपके मन में यही सवाल होगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपकी बेटी राधिका से शादी कर ली है। इससे पहले कि शिविन कुछ और कहता, सुरेंद्र जी बोल पड़ते हैं, बस आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने बहुत दर्द सहा है। मैंने भी उसे अनजाने में बहुत दर्द दिया है। मेरी आखिरी इच्छा है कि अब उसे कभी कोई दुख न मिले। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने उससे शादी की है। मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी बेटी की आंखों में अब कभी आंसू नहीं आने देंगे। उसे उस प्यार की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे जिसकी वह हकदार है। अब मेरे जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो जाएगी। प्लीज उसे संभाल लीजिए। आप चिंता मत कीजिए। मैं राधिका की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा। मुझे आप पर भरोसा है। और इतना कहकर ही सुरेंद्र जी सबको अलविदा कह देते हैं। सुरेंद्र जी अपने आखिरी शब्दों में अपनी इच्छा शिविन को बताते हैं और उससे एक वादा मांगते हैं कि वो हमेशा राधिका का ख्याल रखें, कभी उसे धोखा नहीं दे और ना ही कभी उसकी आंखों में आंसू आने देगा। शिविन उन्हें ये वादा देता है और देखते ही देखते सुरेंद्र जी सबको अलविदा बोल देते हैं। शिविन गहरी सांस लेता है और खुद को संभालते हुए ईशान की तरफ देखते ही बोला, ईशान, अंतिम संस्कार की तैयारी करो और हॉस्पिटल का जो भी काम है उन्हें भी कंप्लीट कर दो। लेकिन शिविन, इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा और बाकी लोगों का कौन करेगा? राधिका इन सब का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती, लेकिन उसका हस्बैंड होने के नाते मैं तो कर ही सकता हूँ, तो मैं ही करूँगा। कुछ देर बाद शिविन सबका अंतिम संस्कार कर देता है। शिविन महसूस करता है कि राधिका बहुत देर से वहां नहीं थी। लेकिन ईशान, राधिका कहाँ है? उसे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन जब से हम हॉस्पिटल आए हैं मैंने उसको तभी से नहीं देखा। हाँ शिविन, तुम सही कह रहे हो, वो यहाँ से काफी देर से नहीं है। शायद वो अपनी दोस्त से मिलने गई हो। तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ। लगभग 10 मिनट वेट करने के बाद ईशान को एक कॉल आती है। वो उस कॉल पर बात कर शिविन के पास जाकर बोला, शिविन, मैंने पता किया है कि राधिका यहाँ अस्पताल में सुरेंद्र जी से मिलने आई थी और वो सुरेंद्र जी से मिलने के बाद यहाँ से अपनी दोस्त से मिलने चली गई, लेकिन उसकी दोस्त की भी डेथ हो चुकी है। और मैंने वहाँ भी पता किया तो मुझे पता चला कि उसकी दोस्त तनु का भी अंतिम संस्कार हो चुका है और वो वहाँ से बहुत देर पहले निकल गई थी। ये सुनकर शिविन को राधिका की बहुत चिंता होने लगी। अगर वो वहां से भी जा चुकी है और यहाँ भी नहीं आई, फिर वो कहाँ गई है? जल्दी से तुम घर फोन करके देखो, कहीं वो वहां तो नहीं गई ना। रात बहुत हो चुकी है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, तब तक मैं भी उसे ढूंढता हूँ। और सुनो ईशान, पहले तुम घर जाकर खुद चेक करो और उसके बाद सुरेंद्र जी के घर पर भी जाकर चेक करना, और जहाँ भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिले वहीं उसे जाकर चेक करो। तब तक मैं भी ढूंढता हूँ और जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले तुरंत मुझे बताना। ठीक है शिविन, मैं उसे ढूंढने के लिए अभी निकलता हूँ और जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुरंत तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम अपना भी ख्याल रखना। और इतना कहकर वे दोनों राधिका को ढूंढने के लिए अपनी अलग अलग कार में निकल जाते हैं। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन अभी तक शिविन और ईशान दोनों को ही राधिका का नहीं पता चला था, क्योंकि ना तो राधिका शिविन के घर गई थी और ना ही अपने घर।
शिविन एक सड़क के किनारे काफी देर ढूंढने के बाद अपनी कार को रोकता है और कार से बाहर निकालकर तुरंत ईशान को कॉल करता है। ईशान, क्या तुम्हें राधिका का कुछ पता चला? नहीं शिविन, मैंने उसे जहां हो सकता था वहां हर जगह देख लिया, पर अभी तक मुझे उसका कुछ पता नहीं चला है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी भी उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें उसका कुछ पता चला? नहीं ईशान, मुझे भी कुछ पता नहीं चला, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। शिविन कॉल को कट कर देता है। वो अपने सर को पकड़ते हुए बोला, राधिका, आखिर कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है का कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, लेकिन आखिर तुम हो कहाँ, कुछ तो पता चले तुम कहाँ हो। शिविन की आंखों में आंसू थे। राधिका की फिक्र में खुद से ही बातें किए जा रहा था। अब उसे फिक्र के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था कि वो राधिका को ढूंढ नहीं पा रहा है, और अगर उसे कुछ हो गया तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। शिविन सड़क पर थोड़ा आगे और चलता है। तभी उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है। अंधेरे में शिविन उसे अच्छे से देख नहीं पाता है, लेकिन वो तुरंत कार से उतरकर धीरे धीरे उसके पीछे जाता है। वो लड़की नदी के किनारे बैठी हुई थी। जैसे ही शिविन उसके थोड़ा नजदीक जाता है तो वो उसे देखते ही पहचान जाता है कि वो राधिका है। राधिका को देखते ही शिविन को चैन की राहत मिलती है। शिविन का दर्द और राधिका के लिए उसकी फिक्र अब शिविन के चेहरे पर भी दिख रही थी। वो आराम से राधिका के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से बोला, राधिका। लेकिन राधिका कोई रेस्पॉन्ड नहीं करती और जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी रहती है। ये देख शिविन उसके साइड में बैठते हुए बोला, राधिका, घर चलो, रात बहुत हो चुकी है और ठंड भी है। राधिका, तुम मुझे सुन रही हो ना? ये सब सुनकर राधिका शिविन की तरफ देखती है और उसकी शक्ल देखते ही उसके अंदर गुस्से की लहर तोड़ती है। राधिका शिविन को देखते ही तुरंत गुस्से में खड़ी होकर उठते हुए बोली, कौन से घर जाऊं? क्या तुमने ऐसा कोई घर छोड़ा है जहां मैं जा सकती हूं? सब कुछ तो तुमने मुझसे छीन लिया। अब किस हक से मेरे पास मुझे आकर बोल रहे हो कि मैं घर चलूं? और सिर्फ इतना कहकर राधिका वहां से जाने लगती है। ये देख शिविन भी तुरंत जल्दी से खड़ा होकर उसके पीछे जाता है। राधिका, मेरी बात सुनो, रात बहुत हो चुकी है, तुम मेरे साथ घर चलो, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन राधिका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो बस चले जा रही थी जैसे उसे होश ही नहीं था। वो बिल्कुल टूट गई थी। ना ही वो अपना दर्द बयां कर पा रही थी और ना ही गुस्सा। तभी शिविन की नजर साइड से आ रहे ट्रक पर पड़ती है जो राधिका की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन राधिका का उस तरफ ध्यान ही नहीं था। वो बस भागे जा रही थी। ये देख शिविन जोर से चिल्लाता है, राधिका, साइड हट जाओ, राधिका, मेरी बात सुनो। और तभी वो जोर से चिल्लाता है, राधिका,